आपको बताएंगे सोनिया गांधी ने आज मनमोहन सिंह जी के बचाव में लेख क्यों लिखा, लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग खबर बताता हूं। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, मायावती जी के भतीजे हैं, उनके भाई के बेटे आकाश आनंद। आकाश आनंद जी की भूमिका अपनी पार्टी में घटती बढ़ती रहती है। जब मायावती जी का दिल से खुश होती हैं वो, हाँ वो पार्टी से अंदर बाहर भी होते रहते हैं। उनके ससुर साहब भी पार्टी से अंदर बाहर होते हैं, आजकल शायद फिर बाहर हो गए, परमानेंट बाहर बोला भी तो। अच्छा, वो ऐसे पार्टी में लेती भी नहीं दोबारा वापस वो, फिर वो माफीनामा लिखवाती हैं, फिर माफीनामा सार्वजनिक होता है, उसके बाद फिर आदमी को दोबारा लिया जाता है। एनीवे, आकाश आनंद जी अभी फिलहाल चल रहे हैं पार्टी में और उनको काफी भूमिका भी दी हुई है। तो वो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जिक्र किया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल कहा। आप कहेंगे ऐसी इनकी कितनी उम्र है? इनकी उम्र शायद मेरे ख्याल में 30 साल की, 31 साल, 31वां साल चल रहा है इनका। राहुल गांधी जी 56 साल के हो गए, अखिलेश यादव जी उनसे 2-1 साल छोटे, 53 साल के, 53 53 साल के वो हैं। तो वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी तीनों पर हमला बोलते हैं। एक बार उन्होंने बीजेपी पर ज्यादा हमला बोल दिया था तो बाहर हो गए थे पार्टी से, ऐसा ही हुआ था ना सर, आगरा में। बिल्कुल कहीं ज्यादा कुछ बोल दिया था उन्होंने। तो अब उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इनको अंकल क्यों नहीं कहूं। वो 30 साल का लड़का किसी 56 साल के आदमी को अंकल नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल है, दुआएं भी हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहाँ भाजपा कर रही है। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है, अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूँ? तो हमारे लिए तो बड़े अखिलेश अंकल हैं। देखिए, इसमें तो इस एक जो बात उन्होंने कही है, एक तो इसमें जीवन का सत्य है। हम सभी लोग उस उम्र के उस पड़ाव से गुजरे हैं। जब आपकी उम्र थोड़ा 40 के आसपास पहुंचने लगती है ना, तो अचानक बच्चे आपको अंकल कहने लगते हैं, तो बड़ा बुरा लगता है सबको। हमको भी लगता था सर। फिर वो धीरे धीरे आदत होती है, आदमी रियलाइज करता है, अंदर से उसको आत्मसात करता है, नहीं भाई हमारी उम्र अब वैसी हो गई है, अब आपको 15 साल का लड़का लड़की वो आपको अंकल ही बोलेगा, तो अब बुरा नहीं लगता, लेकिन पहले लगता था। अब वही है, वो अब राहुल गांधी जी को उन्होंने अंकल कह दिया, तो अब राहुल जी को पता नहीं बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। बुरा तो अब भी लगता है, बोल कुछ नहीं पाते। बस यही मैं कहना चाह रहा था। नहीं, अब बुरा नहीं लगता। सर, ये इसका मसला वो नहीं है जो अंकल कहने अरे वो जेनजी वाला मसला है कि भाई हम आपके साथ वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं वो बुजुर्ग लोग हैं, तो वो है। और इसको यदि पॉलिटिकल डिबेट के तौर पर भी देखें, मेरे को एक इंटरेस्टिंग लगा। एक तो क्या होता है, इससे नई डिबेट शुरू होती है। अब ये नई डिबेट शुरू हुई कि भाई क्या है, तो क्या ये डिबेट वहां पहुंच रही है कि हिंदुस्तान को नए राजनेता चाहिए या नई राजनीति चाहिए? भाई यदि केवल उम्र से लोकप्रिय हो, उम्र से समझने वाला हो, तो नरेंद्र मोदी 75 साल के हैं और वो सबसे लोकप्रिय है युवाओं में। सही बात है। अभी भी एक सर्वे आया, उसमें आपने शायद बात भी की थी। कल परसों भी बात की थी हम लोगों ने। तो इसका मतलब ये है कि क्या ये डिबेट में उन्होंने जो फेंक दिया कि जैन जी के जब मूवमेंट चल रहा है तो उनको अंकल बना दो, क्योंकि यूपी में वो 2 लड़के चल रहे थे ना अभी तक। तो उन्होंने दोनों लड़कों को अंकल बना दिया यूपी की पॉलिटिक्स के हिसाब से। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इस डिबेट के साथ ये शुरू किया जाए कि क्या जैन जी को नए राजनेता चाहिए या नई राजनीति चाहिए, और क्या आकाश आनंद या अखिलेश जी या राहुल जी या जो ये आपने मतलब मुझे जो लगता है, जो आपने दोनों शब्द कहा कि नए राजनेता या नई राजनीति, मुझे लगता है दोनों चाहिए। नए राजनेता इसलिए चाहिए कि कितना भी आप प्रयास करें, अगर आप नए नहीं हैं तो पुरानी राजनीति आपके ऊपर हावी होती है। नरेंद्र मोदी उसका अपवाद कहे जा सकते हैं कि बड़ी तेजी से उन्होंने अपने आप को बदला है। मतलब जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ती रही तो अनुभव का इस्तेमाल उन्होंने खुद को कोर्स करेक्शन में किया, बदलने में भी किया, सब कुछ किया। लेकिन नए राजनेता भी चाहिए, नंबर 1। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से कह चुके हैं कि 1 लाख नौजवानों को हम अवसर देना चाहते हैं राजनीति में, देश भर में दिए जा सकते हैं। अब उसका दूसरा पहलू है जो ज्यादा कठिन है, ज्यादा मुश्किल है, जो आपने कहा कि नई राजनीति भी चाहिए क्या। तो नई राजनीति का पहला तो आएगा, उसमें आकाश मिसफिट हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि वो तो अपनी बुआ जी की वजह से आ रहे हैं। वो भी मैं बात हाँ, कर रहा था कि ये आप जो समझिए नई इसको। जो पीढ़ी है वो ज्यादा ये की जो दोनों को जिन्होंने अंकल कहा, उनका सेम बैगेज इनका भी है। नए मैं कह रहा हूं कि नई नए पीढ़ी जो राजनेता हिंदुस्तान की- कहेंगे तो आकाश को पूरे फुल मार्क्स हैं, नंबर हैं। नई राजनीति कहेंगे तो सारी परिवारवादी राजनीति के खिलाफ देश का नौजवान बार बार रिएक्ट करता है, गुस्सा आता है। वो कहता है ये क्या तरीका हुआ यार, ये विधायक जी हैं, इनके 3 पीढ़ी से विधायक, इनके 3 पीढ़ी सांसद, इनके यहां ही घर में है, इनके यहां पार्टी चलती है। और सचमुच अगर आप जिलों में जाए ना तो लगभग सभी पार्टियों में होता रहा है। भारतीय जनता पार्टी उसका अपवाद रही, क्योंकि वहां कैडर बेस्ड पार्टी तो बार बार बदलती है। कम्युनिस्ट अपवाद रहे, लेकिन कम्युनिस्ट तो अब बचे ही नहीं है, तो उनकी चर्चा क्या करें, लेकिन वो अपवाद रहे, वो भी भाजपा की तरह। लेकिन मुश्किल क्या है कि अब यहां भी थोड़ा लंबा हो गया तो सत्ता के साथ 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी के विधायक तो मिलने ही लगे हैं। तो ये नए राजनेता और नई राजनीति, मुझे लगता है दोनों यंग को लीडरशिप जरूरत तो चाहिए है। चाहिए। देखिए, विश्व भर में अगर आप सारे नेताओं को देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादातर नेता 50, 55, 60 से ऊपर है। ऊपर विश्व भर नहीं सर, सब जगह। बहुत 50 साल तो बहुत बहुत रेयर ज्यादा कोई नहीं, जैसे होगा काम करता है, जो उसके कोई बाद वहां बहुत तक पहुंचने रेयर को होगा पहले भी जहां तो- पे कोई 40 साल का या से मतलब कम किसी जो भी है, देश की जो टॉप लीडरशिप तो होती है इसलिए- वो थोड़ी वो मैच्योर एज ग्रुप की मैच्योर होती सर है। वो इतना तो और ये होगा ही ना, वहां कहना तक पहुंचने के लिए भी देखिए, ये लड़ाई कहना होती है। कि कोई यंग लीडर जो है वो बेटर कंट्री चला सकता है, मैं नहीं मानता। नहीं इसमें देखिए, तो- इसमें राजनीति में जो है वो परिपक्वता और बिल्कुल, अनुभव बिल्कुल, दोनों ही बिल्कुल। चाहिए होता है। और मेरे ख्याल से वो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे बाकी विश्व भर के नेता हो, वो बहुत पॉपुलर इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो परिपक्व हैं अपने जो कार्य करते सर हैं, हमारे जैसे देश को तो एक बहुत ही मैच्योर और मैं तो सीनियर एज ग्रुप का ही आदमी चलाना चाहिए, मेरा ही मानना है। नहीं, आपका उसके देश बाद ऐसा चला नहीं नहीं है, सके, इतना बड़ा देश इतना है, कॉम्प्लेक्स, इतने इतने कॉम्प्लेक्स तरह इश्यूज के हैं ऐसे हमारे। विविधता है। पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल फाइट को आप देखेंगे तो वहां तक पहुंचने में वैसे भी आपको लग ही इतना जाता लंबा है, समय टाइम तो लग चाहिए। केवल डिनेस में जो होंगे वही कम उम्र में आ सकते हैं, जैसे आकाश आनंद आ गए हैं, या अखिलेश जी आ गए हैं, या राहुल जी आ गए हैं, या अभिषेक बनर्जी आ गए हैं। अब इसके अलावा बताइए जो डेनिस्ट में नहीं है, तो जितने लोग होते हैं वो घिसते घिसते पहुंचते हैं, 60 साल लग जाते हैं सबको वहां लग पहुंचने जाता में। है। प्लीज अंकल से आप लोग बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। अगली खबर आपको बताता हूँ। समझिए, आपको तो नहीं अंकल पे कुछ बोलना है? नहीं, वो हर्ष जी ने राहुल जी के लिए अंकल बोलते नहीं, हुए मैं कुछ बार बार कहा। कह रहा हूँ कि अंकल से ऐसी बात नहीं करिए आप लोग, प्लीज थोड़ा सा आगे बढ़िए। किन से? मैं तो समीर जी से बात कर रहा था। सॉरी सर, हमारे कोई ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब मैं किसी को अंकल कहने वाले इस ग्रुप में नहीं हूँ, सॉरी। अगली खबर आपको बताते हैं। आज सोनिया गांधी जी को ने, मान रहे हैं कि वो कह सकते हैं किसी को। किसको? हर्ष जी अपने आप को मान रहे हैं चिर कि युवा वो है ना ये भी। तो ये तो अगले सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखा है, हिस्ट्री विल इंडीड रिमेंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह काइंडली, कि इतिहास मनमोहन सिंह जी के प्रति काफी उदार रुख रखेगा। हुआ क्या है, अभी 29 जुलाई को ही एक कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कोल ब्लॉक एलोकेशन केस में, जिसको का स्कैम कहा गया था, उसमें उनको क्लीन चिट दे दी है। तो वो लिख रही हैं कि एक लॉबी थी, उसने बड़े वेल ऑर्गेनाइज तरीके से एक विच हंट किया उनके खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ। वो यूपीए 2 का काल था ना, अब याद कीजिए, जो 2009 से 14 का काल था, 2011 से समझिए, 11 से मतलब 11 2014 यूपीए 2 है, लेकिन वो 11 से ये सारे शुरू हुआ। 2G, CWG, कोल स्कैम, ये सारे एक के बाद एक बम फूटे थे। और वो ऐसे चिपके उस सरकार के ऊपर कि वो ऐसा माहौल बन गया था कि बड़ी भ्रष्ट सरकार है ये। तो उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर मनमोहन सिंह को जिस तरीके से उनको घेरा गया, उन्होंने कहा वो लॉबी थी जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, मीडिया के लोग थे, जुडिशरी के भी लोग थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, और आरएसएस बीजेपी तो थी ही। और अब आज डॉक्टर सिंह का नाम इस पूरे मामले से क्लीन चिट के साथ जो है वो बाहर आ गया है। फिर उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री के उस भाषण का भी जिक्र किया है, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था 2017 में, ये जो लाइन आप बोल रहे हैं वो उनकी खुद की लाइन है। हाँ, वो मैं बता, उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रेनकोट पहनकर नहाने की कला केवल मनमोहन सिंह जी को आती है, तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया है। तो आज वो क्या कहेंगे, ये तो आप जो सर कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था अपने बारे में कि हिस्ट्री विल रिमेंबर मी, विल बी काइंड टू मी, कि भाई जब आगे जाकर के। और लेकिन सर उन्होंने ये भी तो कहा था कि मिलीजुली सरकारों के कुछ वो भी होती हैं, क्या कोलिशन गवर्नमेंट से कुछ मजबूरियां होती है गठबंधन, कह रहे नहीं में। और उसमें फिर बहुत सारी बातें की उन्होंने बताई हैं कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 10 साल उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कौन कौन से अधिकार देश को मिले, राइट टू फूड सिक्योरिटी की वो बात कर रही हैं, मनरेगा की उन्होंने बात की है, तमाम और आरटीआई की बात की है उन्होंने। वो कह रही है कि भाई, और फिर 2008 का जो पूरा विश्व में जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसमें उन्होंने कैसे देश को उससे बाहर निकाला, तो वो बता रही है। अच्छा, अच्छी बात ये की है क्योंकि गांधी परिवार पर यह भी आरोप लगता है कि वो
कभी किसी को ड्यू क्रेडिट नहीं देता, अपनी ही पार्टी के लोगों को। जैसे नरसिम्हा राव जी का नाम लिया जाता था, या मनमोहन सिंह जी की भी लोग बात करते थे। तो सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को याद किया, मनमोहन सिंह जी के लिए तो उनका स्नेह रहा, और वो हमेशा जब प्रधानमंत्री बनाने की बात आई तो 2004 में भले ही प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 98 के बारे में भी उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में पहले भी देखिए सोनिया गांधी का लेकिन इसमें बचका है, एक लाइन में 2017 एक बार समीर जी की बात आ जाए सर, फिर पर आप लोग बात करते हैं। जी समीर। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि मनमोहन सिंह एक बहुत मतलब विद्वान आदमी थे, बढ़िया आदमी थे, सौम्य आदमी थे, बहुत डिसेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर अच्छा आदमी अच्छा राजनेता बने। उनके राजनेताओं के गुण नहीं थे, एक बेहतर इंसान थे और लंबा अनुभव रहा। सिर्फ 2004 में प्रधानमंत्री बने ये एक उनकी उपलब्धि नहीं थी, उसके पहले भी वित्त मंत्री के रूप में उनकी जो उपलब्धियां रही है, तमाम जगह उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में जो तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और ये तो लगेंगे ना, आप अगर देश के प्रधानमंत्री और आप अगर सरकार चलाने में आपके जो सबऑर्डिनेट मंत्री है, आपके मंत्रिमंडल के लोग अगर वहाँ पर मनमानी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसका तो विपक्ष उस पर आपका आरोप लगाएगा। उसमें यह कह देना कि भाई मैं व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हूँ तो मैं इससे बरी हो जाऊँ और बाकी लोग उसमें फंसे, मुझे लगता है उस समय जो 2004 से लेकर 2014 तक का जो कार्यकाल रहा, और दूसरा कार्यकाल जो माने वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि एक बुरा कार्यकाल मनमोहन सिंह का रहा, जिसके अंदर वो काफ़ी असहज महसूस किया उन्होंने अपने आप को। उनको लगा कि भाई सोनिया गांधी का बहुत प्रेशर है, राहुल गांधी भी तब तक सरकार में बहुत हस्तक्षेप करने लगे थे। हालांकि 2004 में राहुल गांधी का इतना नहीं रहा, 2009 के बाद राहुल गांधी का हस्तक्षेप बढ़ा, सोनिया गांधी का हस्तक्षेप रहा, रॉबर्ट वाड्रा के कई ऐसे सौदे रहे होंगे जो मनमोहन सिंह को मजबूरी में स्वीकार करना पड़ा होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के लिए, प्रियंका गांधी के लिए इसको अनुमति दो। सरकार के अंदर तमाम ऐसे लोग थे जो चाहते होंगे कि भाई भविष्य में हम प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद, तो फिर प्रणब मुखर्जी हो या तमाम जो चिदम्बरम हो या तमाम लीडर उनके दबाव रहे होंगे, तो उसके बाद भी उन्होंने जो सरकार चलाई और सोनिया गांधी का भरोसा उनके ऊपर हमेशा बना रहा। ये एक बड़ी बात है। इतना होने के बाद भी कभी भी सोनिया गांधी का उन्होंने भरोसा नहीं खोया, और सोनिया गांधी ने उन्हें लगातार 10 साल प्रधानमंत्री देश का बना के रखा। ऐसी कई बार स्थिति आई और सोनिया गांधी से कहा गया कि भाई इनके इसमें हम चुनाव नहीं जीत सकते, प्रधानमंत्री आप बदल दीजिए, दूसरे को प्रधानमंत्री बना देंगे। कभी सोनिया गांधी ने शायद ये कोशिश भी नहीं की कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, या प्रणब मुखर्जी को बहुत इच्छा थी कि अंतिम समय में प्रधानमंत्री बन जाओ चुनाव के पहले, तो शायद वो जब प्रणब मुखर्जी को लगा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता हूं, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, फिर वो राष्ट्रपति देश के बने। तो मुझे लगता है कि तमाम आरोपों के बाद भी, तमाम साजिशों के बाद भी सोनिया गांधी का मनमोहन सिंह के ऊपर एक अटूट विश्वास बना रहा। और ये इसका कारण ये भी था कि सोनिया गांधी जानती थी कि भाई मनमोहन सिंह से बड़ा यश में उनको कोई मिलने नहीं वाला है। ठीक है, वो जो कहेंगे वो वही करेगा। तमाम आज उनके इस आर्टिकल का लिखने का मकसद यह है कि मनमोहन सिंह स्टैंड्स विंडिकेटेड। हाँ, विंडिकेटेड वो है, उसी के लिए लिखा है। बिल्कुल। 2017 में अगर आपको जो 2G स्कैम है उसके सारे एक्यूज छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं, उसके बाद अब जो है कोल स्कैम में सब कुछ बरी। थोड़ा बताइए ना कि क्या हुआ, क्या मतलब उन मुकदमों का हो क्या गया? सब बिल्कुल सीबीआई प्रूव नहीं कर पाई कुछ भी। अगर सीबीआई यहाँ तक के इसमें तो शायद क्लोजर रिपोर्ट लगाई। हाँ बिल्कुल, बिफोर्स में भी आप कुछ प्रूव नहीं कर पाए। अगर बिफोर्स में आखिरी पपली अभी भी तो मैं ये कह रहा हूं कि बनता है उनका ये बोलना कि मनमोहन सिंह जो है वो बेहतर प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह का देखिए 2008 का अगर आप अनुभव देखें, जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील वाला हो रहा था, तो लेफ्ट का क्या रुख था? लेफ्ट तो यहां तक आ गई थी कि आपकी सरकार गिरा देंगे। तब भी वो छोड़ ही दिया था ना उन्होंने, तो जो है वो उसमें भी वो सेल करके ले गए ना सरकार को। दूसरा जो पूरा वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसमें भी वो भारत को उबार के ले गए, तो कैसे माना जाए कि वो प्रधानमंत्री गलत थे? तो सर एक लाइन जोड़ देता हूँ, मनमोहन सिंह की ये सबसे अच्छी परिवारवाद में वो भी नहीं पड़े सर। वो चाहते तो अपनी बेटियों को भी राज्यसभा या कुछ बना देते, परिवारवाद की राजनीति में कम से कम मनमोहन सिंह भी नहीं पड़े। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बोलिए त्रिपाठी जी। सर, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का प्रिय होना बड़ा अच्छा होता है। मंत्री बन जाता है आदमी, ताकत मिल जाती है, कई बढ़िया पोस्ट मिल जाती है। पहली बार था कि किसी का प्रिय प्रधानमंत्री बन गया। सोनिया जी को एक प्रिय प्रधानमंत्री मिल गया। लोकतंत्र को इतना अंडरमाइन अगर किसी के शासनकाल में किया तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। शानदार वित्त मंत्री थे, इसमें कहीं कोई संदेह है ही नहीं, बहुत गजब के वित्त मंत्री थे वो। लेकिन सारा वित्त मंत्री के तौर पर उनका अर्थशास्त्र का ज्ञान वो कहां चला गया? 2004 से 2014 के दौरान कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लागू कर पाए वो। जिनको वो उपलब्धियां बताते हैं वो तो नेहरूवियन सोशलिस्ट थियरी का पहले से देश में चल ही रहा था, जिसको कहते हैं आज अनाज दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। और इस देश में क्या जो एक ट्रेन चल रही थी तरक्की की रफ्तार, जो 91 वाली नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहते
इन्होंने ही शुरू किया था। इंस्पेक्टर राज, लाइसेंस राज को खत्म किया, फ्री इकोनॉमी कर दी, शानदार देश चलने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में सारे रिफॉर्म हुए, मतलब मोस्ट रिफॉर्मेटिव अगर कोई गवर्नमेंट रही, बेस रखा नरसिम्हा राव के समय में, तो अटल जी के समय में पावर, टेलीकॉम, रेलवे, रोड, सब कुछ। इस देश में किसी नेता को अटल जी के पहले सूझा ही नहीं कि आपको 4 मेट्रो जाना है तो सड़क से चल के जा सकते हैं। सड़क ही नहीं थी, सीधे जा ही नहीं सकते थे। लेकिन मनमोहन सिंह ने क्या किया? सारा चौपट कर दिया, सारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, पॉलिसी पैरालिसिस कर दिया, जिसको लोग लॉस्ट डेकेड कहते हैं। मैं उसको एक दूसरा नाम देता हूं, स्पीड ब्रेकर डेकेड है भारत के लिहाज से। क्यों? क्योंकि आपने सारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया, सारी पॉलिसी को ध्वस्त कर दिया। आपका सबका सब आपको लगा 60,000 करोड़ का, और जो घपले घोटाले थे वो 2004 से शुरू हो गए थे। 11-12 तक नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। 9 के बाद तो आंदोलन शुरू हो गया था, जिसके बाद कॉमनवेल्थ कब हुआ था? 2008 में हुआ था? 10 में 2010 में। तो और ये पूरा कोलगेट तो 2004 से 9 वाला एलोकेशन का है ना। अच्छा, और दूसरी जो बहुत जरूरी बात है, जैसे नो वन किल्ड जेसिका, वैसे ही इस देश में न कोल स्कैम हुआ, न टेलीकॉम स्कैम हुआ, न 2G स्कैम हुआ। सबका सब बाकायदा इसलिए पकड़ा नहीं जाता। और ये तो हम कहते हैं किसी भी बड़े नेता को कहां आज तक सीधे सीधे कोई बहुत बड़ी सजा मिली हो या कोई दोषी ही हो गया हो। कुछ एक मामलों को छोड़ दीजिए, लालू जी भी आज तक दोषी नहीं हुए भाई। बढ़िया वाली लग्जरी में जाते हैं तो कन्विक्टेड है। हाँ, ये आप कह रहे हैं, अभी किसी राजद प्रवक्ता के सामने कहिएगा तो बताएगी कि तो निचली अदालत है ना सर, अभी तो ऊपर की अदालत है, छूट जाएंगे। और ये जो मामला दो बातें हैं, इसको एक लाइन बस जोड़ दूं। ये जो क्लोजर हुआ है, चूंकि मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, अब उस पे आगे क्या हो सकता है? क्लोजर रिपोर्ट इस वजह से लगाई गई। ये गलत है। दूसरा जिसको कह रहे हैं कि चूंकि आप सीधे जब नहीं जोड़ पाते हैं कोई चीज, तो फिर उसको आप कह देते हैं कि इसको हम पूरी तरह से बंद कर दे रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी एक राजनेता के खिलाफ बताइए जो भ्रष्टाचार। दो बातें ना त्रिपाठी जी, किसी कोई नेता गिल्टी प्रूव हुआ, ये एक बात है। स्कैम प्रूव हुआ क्या? सर स्कैम प्रूव हुआ है, स्कैम प्रूव हुआ है, मैं पूछ रहा हूं। इसको पूरे स्टडी बता देता हूं, नहीं प्रूव हुआ। कॉल स्कैम को मैं पूरा बता देता हूं। 2G खास तौर पर अभी कॉल स्कैम पर बात करें। बात समझिए। CWG तो प्रूवन साहब था। क्या 2G और कॉल प्रूव हुआ? एक लाइन में बोल लूं तो सारा खेल क्या होता है ऐसे मामलों में स्कैम का? सरकार में बैठे लोगों ने किसी अपने को नियम कानून को धता बताकर बाजार के मूल्य से बहुत नीचे पर दे दिया। इसको स्थापित करना और इसको साबित करना ये बड़ी टेढ़ी खीर होती है। कोल स्कैम में भी यही हुआ। 2G स्कैम बाद में कह दिया गया, और वो तो आपको सिब्बल साहब की वो याद होगी ना, जीरो लॉस थियरी, कुछ हुआ ही नहीं। तो आप चूंकि कानूनी दायरे अलग हैं, और अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम भी मान लेते हैं सर, सब लोग कह रहे हैं। चलिए सर, अच्छा आप बोल लीजिए। भ्रष्टाचार ही नहीं, ठीक है, भ्रष्टाचार है। कोल स्कैम पर मैं बोल देता हूं, बहुत स्पष्ट बात। 2-3 बातें समझ लीजिए। एक तो जिस व्यक्ति ने ये कोल स्कैम को उजागर किया या एग्जेजरेट किया, वैसे तो वो पूरा केस ही एग्जेजरेशन का है, स्कैम तो है ही नहीं उसमें, एग्जेजरेशन का है। उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, और उस आदमी ने माफी मांगी जिसने लिखा कि किताब लिखी कि जस्ट नॉट एन अकाउंटेंट। तो वो अकाउंटेंट के तौर पे भी फेल हुए और सीएजी के तौर पे भी फेल हुए। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई सीएजी अपने फैसले पर कोर्ट में जाकर माफी मांगे। बड़ी बात थी वो। दूसरी बात और मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं केस पर नहीं जा रहा, केस में मेरे को एक एक स्टेप पता है इसका, लेकिन जो आखिरी जो कील है इसकी, नेल जिसे आप कहते हैं, एक तो मनमोहन सिंह पर ऐसे बोलना ही उनके लिए अन्याय है, लेकिन जो नेल इस पर फाइनल जो क्लोजर हुआ वो हुआ मोदी सरकार के कोल सेक्रेटरी अनिल स्वरूप ने लिखा। और उन्होंने लिखा कि ये सारी गड़बड़ जो सीएजी है उन्होंने की है। उन्होंने इस पूरे केस को नहीं समझा, कोल ब्लॉक को नहीं समझा, आवंटन को नहीं समझा, और पूरी तरह से। और आप सोच लीजिए ना, अनिल स्वरूप को कोल सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी की सरकार के, जिन्होंने 2 साल बाद इस पर रिपोर्ट दी है, क्लोजर रिपोर्ट। और दूसरी बात, विनोद राय को माफी मांगनी पड़ी जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके बाद भी आप नहीं मानना चाहते तो ठीक, सारे पक्ष आ गए। पहली बात ये कि क्योंकि मनमोहन सिंह की डेथ हो गई इसलिए ये खत्म हुआ, ये गलत है। उसमें बाकायदा मुकदमे में ये बात आई कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनका कोई रोल नहीं था। और दूसरी बात ये है कि अगर ये हम इस तरह से अन्याय हो जाएगा मनमोहन सिंह के साथ, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस सरकार अच्छी थी, मैं नहीं मानता अच्छी थी, लेकिन मनमोहन सिंह के साथ इस तरह से अन्याय हो जाएगा। 7.7 एवरेज जीडीपी थी 10 सालों में, ठीक है। बट आपने अगर राइट टू इंफॉर्मेशन, मैं बता रहा हूं, मनरेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, फॉरेस्ट राइट एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सारा के सारा, मतलब मैं गिना सकता हूं, एक लंबे रिफॉर्म जो हैं वो मनमोहन सिंह के समय में हुए। सर प्लीज सर,
कम से कम मेरे सामने मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, रिफॉर्म मत बोलिए उसको। रिफॉर्म ही है ना। आप कह दीजिए Social मनमोहन reform सिंह के समय सारे में इकोनॉमिक नहीं होते, समाजवादी social reform भी विचारधारा होते के बहुत सी ऐसी चीजें थी, नहीं, वो आप मैं- मैं मान लूंगा। नहीं, नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं कि रिफॉर्म है, देश को पीछे ले जाने वाले रिफॉर्म हो reform- जाएंगे। क्या आप social reform agriculture- reform नहीं है? सर Social reform reform नहीं है। सिक्योरिटी को तो ये सर, सरकार आपको मैं बहुत याद ज्यादा दिलाता चला हूं। रही है। मैं आपको याद दिलाता हूं। देखिए राइट टू Food एजुकेशन फूड रिफॉर्म सिक्योरिटी नहीं 12 है। साल से चला रही है मनरेगा सरकार। रिफॉर्म नहीं है। फूड सिक्योरिटी रिफॉर्म नहीं है, फूड सिक्योरिटी पॉपुलिस्ट मेजर है, दोनों का फर्क अरे अंतर समझ नहीं लीजिए क्यों? सर। फिर तो आप सारे लोग populist टेलीविजन पर मेजर बात हैं। कर रहे हो, लोग गलत समझेंगे। नहीं, तो बारह आप साल से सर, सरकार आप चला रही है। अरे देखिए, सर, ये सरकार हर्षवर्धन भी जी, ये रिफॉर्म गलत हो थोड़ी ना है। जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा सर, इस ये तरह से सरकार कहना। भी अगर राशन दे रही तो रिफॉर्म नहीं है सर। अरे भाई सोशल रिफॉर्म होता है किसी चीज के पॉलिसी मैटर पे जो Right अटकी to हुई चीज है, तो उसको education सीधा है। है। इस समय भी नहीं है, सोशलिस्ट मेजर को रिफॉर्म मत कहिए, वो ये कह रहे हैं। बस यही मेरी एक लाइन की बात है। इकोनॉमिक एक रिफॉर्म लाइन थोड़ा की होते हैं, सोशल रिफॉर्म भी होते हैं। सर लेकिन मैं फिर वही नहीं, कह रहा हूं ना, RTI रिफॉर्म नहीं है। मनमोहन आरटीआई रिफॉर्म है, बिल्कुल है। राइट टू एजुकेशन रिफॉर्म नहीं है। राइट टू कहाँ एजुकेशन आया? भी है। सर आप दोनों को फिर Right जोड़ to- दे रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल का बताइए ना, ये आप मैं एनएसी ये- के काम गिना रहे हैं। आपको मनमोहन सिंह मनमोहन सरकार सिंह के के काम कार्यकाल है। के सर मनमोहन सिंह सरकार ने अनडेमोक्रेटिकली थोपी गई नहीं। नेशनल एडवाइजरी कमेटी के काम आप गिना रहे हैं। आप लोग पता नहीं कैसे, आप लोग नहीं, ऐसे मतलब नहीं, जो ऐसे- बात कर रहे ऐसे- हैं। अब जो अच्छा है तो उसको अच्छा बोले ना, इम्प्लीमेंट तो जो मनमोहन बुरा है, सरकार ने बुरा है, जो किए थे। अच्छा है, सर मैं फिर राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये सब मैं मान रहा हूं। तो मनमोहन सिंह सरकार के फैसले लेकिन नहीं फिर है। मैं कह रहा हूं कि आप नेशनल एडवाइजरी कमेटी के सोशलिस्ट मेजर्स को रिफॉर्म के तौर पर प्रस्तुत कीजिए। वो 10 साल देश की अर्थव्यवस्था तो ये रुक बताइए गई, पीछे होगा चली कि गई। जो और देश एक में जरूरी लाइन, एजुकेशनल रिफॉर्म आजकल हो रहे हैं, कल्चरल रिफॉर्म, हिस्ट्री चेंज हो रही है, 7.7% उसको नरेंद्र मोदी सरकार के बजाय संघ का माने। जब ये कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ, तो देश में सर्वाधिक इन्फ्लेशन रेट मनमोहन सिंह के समय में रहा है। सर्वाधिक इन्फ्लेशन एंड के और जीडीपी जो जोड़ी जाती है वो इन्फ्लेशन को माइनस करके जोड़ी हर्षवर्धन जी, आप तो हमारी इकोनॉमिक्स सब तनख्वाह जानते बढ़ हैं गई ना, 2 रुपया। आप तो इकोनॉमिक्स जानते हैं सर, एंड के सालों में। इसीलिए मैं ठीक कह रहा है, हूं कि हमारी आप 2007-2008 की जो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था डाउन थी, उस वक्त की क्यों नहीं बात करते हैं? सर बेस उठाकर देख लीजिए। नहीं, बात जो करिए ना। 2004 तक की अटल जी की सरकार थी, उसके आधार पर 8 तक आपको growth 2008 मिली। में विश्व की अर्थव्यवस्था गिरी हुई थी, भारत गिर गया क्या? समीर जी, आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे आज? नहीं सर, अब इतना डिस्कशन हो गया, अब तो टाइम भी हो गया। नहीं, मनमोहन सिंह जी के 10 साल लॉस्ट डिकेड या रिफॉर्म की डिकेड? मिला जुला रहा सर, दोनों रहा। उनको अच्छा भी विलेन किया, कहना तो गलत है। दोनों विलेन रहा। मैं नहीं मान सकता। मतलब उनके सर, संग विलेन क्यों कहना? इतने बड़े आदमी को उसकी नीतियों से बात करें ना। हाँ, तो नीतियों पे तो विलेन नीतियां होगा। नहीं रही ना, इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी में बिल्कुल कोई सही। इंपैक्ट ही नहीं मैं है। नहीं मानता रघुराम कि उन्होंने राजन कोई ने कहा कि उस वक्त सबसे ज्यादा बैड लोन रहे। अब ये रिफॉर्म है या क्या? आपके यहाँ पे लोन नहीं है जो आपने राइट ऑफ किए। सर मैं फिर कह रहा हूं, आपके और उसके हमारे थोड़ी ना हो कोई। हम अभी मनमोहन, अब देखिए आप तुरंत आ गए ना सर, मनमोहन सिंह पे बात। रघुराम सर राजन बैंकिंग में तो काफी कुछ सर हुआ है। अभी रघुराम आपने राजन गवर्नर थे। कितने लाख करोड़ के राइट ऑफ किए हैं लोन? सर अरे रघुराम, बात वो छोड़िए ना, वो चलिए, वो अच्छा इसी से चलिए, चलिए, कोई अब बात ये नहीं। ऐसे ठीक है, एक्चुअली सबके अपनी अपनी ऐसा ना, राय है। ये हाँ। जिन्होंने वो 10 लेकिन साल कौन कवर स्कैम- किए हैं कौन ना, स्कैम वो- पर ये मैंने बिल्कुल आज वो बात आज बताइए समय सर। नहीं है, किसी दिन इस पे बात करेंगे। ठीक, आराम से इतनी करेंगे। खराब हालत यूपीए के शासनकाल ठीक है, में, मेरे पास अभी भी आंकड़ा है। अगर 5 मिनट होता तो मैं फिर नहीं दे नहीं सर, अभी दूंगा। तो अभी आज बिल्कुल इतनी समय बुरी नहीं है। हालत बैंकिंग की बहुत है। शुक्रिया बर्बाद कर दिया त्रिपाठी जी, विजय जी, राहुल जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया।